आईएमए से जुड़े डॉक्टरों ने शुक्रवार को 24 घंटे की हड़ताल शुरू करते हुए प्रदर्शन किया। हड़ताल से जिले में मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल की जानकारी न होने के कारण कई मरीज निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन वे ओपीडी सेवा बंद होने से निराश होकर ही घर लौटे। चिकित्सकों ने सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दिए जाने को मरीजों के लिए जानलेवा कदम करार दिया। मैं डॉक्टर अनीता पाराशर गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और मैं रिटायर्ड हूँ और मैं अभी प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ और मैं यहाँ का जो आईएमए है बालाघाट का उसकी अध्यक्ष हूँ। उसके सेक्रेटरी डॉक्टर पंकज महाजन है। तो इस तरह से हमारा आईएमए की जो संस्था है वो चलती है। तो ये हम लोग आज ये था कि आज हम लोगों ने 11 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल हुई है, जिसमें कि पूरे भारत के डॉक्टर्स ने जो अपना रूटीन वर्क है, चाहे वो सोनोग्राफी हो, चाहे वो पैथोलॉजी हो, चाहे वो पेशेंट देखना हो, सब बंद रखा है। और लेकिन इमरजेंसी वर्क जो था उसको हम लोगों ने बंद नहीं किया, क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। तो इमरजेंसी वर्क हमारा चालू रहा है और 6 बजे से 6 बजे तक। तो हम लोग ये सोचते हैं कि शायद सरकार इसमें कुछ हमारा साथ दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर बालाघाट से जुड़े चिकित्सकों ने शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 24 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी। निजी अस्पताल और क्लिनिकों पर ओपीडी सेवाएं बंद रखी गई। बालाघाट में आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर अनीता पाराशर और सचिव डॉक्टर पंकज महाजन के नेतृत्व में डॉक्टरों ने हड़ताल करते हुए मरीजों को उपचार उपलब्ध नहीं कराया। इस दौरान किसी भी प्रकार के मरीजों को भर्ती नहीं किया गया और न ही ओपीडी में जाँच की गई। डॉक्टरों ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी के लिए अनुमति देना समाज हित में नहीं है। आईएमए जिला सचिव पंकज महाजन ने कहा कि आयुर्वेद के चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति बेहद ही घातक निर्णय है। तो इस प्रकार से अगर हम अपने देश का नाम चिकित्सा के क्षेत्र में आगे करते जा रहे हैं और जो मॉडर्न मेडिसिन है जिसे एलोपैथिक कहते हैं, उसमें नित्य प्रतिदिन आविष्कार होते जा रहे हैं, जो एक साइंटिफिक तरीके से उनका कारण रहता है कि किस प्रकार से दवा दी जाए, किस प्रकार से दवा का देने से क्या फ़ायदा होगा, उसका कितना नुकसान होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। ये एक पद्धति है जिसके माध्यम से हम 5 साल MBBS, 3 साल PG, फिर MCH करें या DM करें, ऐसे हमारे 12-13 साल इस पढ़ाई में चले जाते हैं। और अगर इस प्रकार से सरकार या नियम बनाती है तो वो हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि इससे मरीज का भविष्य बहुत बिगड़ेगा और ये एक प्रकार से क्योंकि या झोला छाप डॉक्टरों की भरमार को बढ़ाएगा और बाद में सभी लोगों को परेशानी होगी। युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव के लिए बालाघाट जिले में शुक्रवार को मतदान हुआ। इसके साथ ही आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर जिला अध्यक्ष की तस्वीर साफ हो जाएगी। इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भी उम्मीदवारों में मुकाबला देखा गया। इसमें बालाघाट, परसवाड़ा, लांजी, कटंगी में 1 से अधिक दावेदार होने से मुकाबला रोचक रहा। वहीं बैहर और वारासिवनी में पहले ही तस्वीर साफ हो गई है, जहाँ सिंगल नाम होने से विधानसभा के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद युवा कांग्रेस के चुनाव में करीब 55% सदस्यों ने मतदान किया। 2 साल पहले ही 6200 मेंबर पंजीकृत किए गए थे। इन्हीं सदस्यों ने आज नेता बनो नेता चुनो की तर्ज पर वोटिंग करते हुए जिला अध्यक्ष के 4 प्रमुख दावेदारों के साथ विधानसभा के दावेदारों के भाग्य का फैसला कर दिया। हालांकि रिजल्ट की घोषणा होना अभी बाकी है। इस वजह से चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों में हलचल अभी बनी हुई है। 14-15 तारीख चुनाव परिणाम आने की है, लेकिन हो सकता है संभवतः 1-2 दिन लेट हो चुनाव परिणाम। एक बात ये भी सामने आ रही है कि चुनाव होने से आपसी मनमुटाव बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा ना चाहे सीधे अगर चुन लिया जाता है कि 3 दावेदार रहेंगे तो मनमुटाव की बात आती है। मनमुटाव की बात नहीं, दावेदार करके हमारे यहाँ प्रक्रिया ये पूरी लोकतांत्रिक है। अगर चुनावी प्रक्रिया नहीं होती तो किसी न किसी बड़े नेता की चापलूसी करके या कुछ करके जिलाध्यक्ष का पद पाया जाता था। लेकिन जब से राहुल जी हमारे पार्टी को कमान संभाल रहे हैं, तब से युवाओं को और आगे लाने के लिए जिन युवाओं को मौका नहीं मिल पाता था, प्रतिभावान युवाओं को, इसलिए चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया की जाती है। 7 साल बाद चुनाव हुआ, 2 साल पहले संगठन ने कार्यकर्ता जोड़ा था सदस्य को। अभी कितने सदस्य सक्रिय थे जिन्होंने वोट? 7 साल से प्रतीक्षारत युवाओं को मौका मिला आज से 2.5 साल पहले, जब हमारे यहाँ बालाघाट जिले के 6200 युवाओं ने सदस्यता ली। लेकिन 2-2.5 वर्ष
होने के पश्चात ये इलेक्शन होने के कारण सक्रिय युवाओं की सक्रियता कम है, इसी कारण हमारे यहाँ 54% मतदान हुआ। पहले लगभग 85 से 90% मतदान होता था। जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। इस दौरान समितियों के केंद्र प्रभारियों और किसानों को भी विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हालांकि प्रभारी केंद्रों के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं, लेकिन जब गुरुवार को बालाघाट से मीडिया की टीम ने खरीदी केंद्र उकवा, सोनपुरी और बिटली का निरीक्षण किया तो पाया कि इन केंद्रों में बारदाने तो पर्याप्त संख्या में है, लेकिन बारदाने पुराने होने के चलते खराब हो चुके हैं। इन बारदानों की गांठ को खोलकर देखा गया तो इनमें से अधिकांश बारदाने फटे पुराने और सड़े हुए थे। यहां धान लेकर आए किसान गुलाब चौधरी ने बताया कि खरीदी केंद्र में हम लोगों को बारदानों की समस्या आ रही है। यहां पर पूरे बारदाने फटे पुराने हैं, जिस वजह से बड़े मुश्किल से हम लोग धान भर पा रहे हैं। बड़े मुश्किल में धान भर के किसान बेच रहा है। किस तरह से बेकार है, मतलब क्या सब टूटे फूटे छेद हैं, सब फटे हुए हैं, सब बेकार है, खराब है, पुराने बारदाने यूज़ किए हुए हैं और लाके यहाँ किसान बेच रहा है। बड़े मुश्किल से धान पूरा नाश हो रहा है। तो आपने इसके बारे में जो यहाँ के प्रभारी है या कोई वरिष्ठ अधिकारी है? हाँ, अवगत तो करा था सर, लेकिन वो अब कहते हैं ये खर्च हो जाए तब दूसरे नए बारदान आएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, अवगत तो कराए थे, लेकिन फटे ऐसे में तो नुकसान ही हो रहा है ना। बहुत ज़्यादा नुकसान है, देखो ना, बहुत ज़्यादा नुकसान है। वही केंद्र में आए अन्य एक किसान घनश्याम निकोसे ने बताया कि शासन की ओर से हर चीज़ की बेहतर व्यवस्था की गई है, केवल बारदानों की ही समस्या आ रही है। जब से खरीदी चालू हुई है तब से एक भी नया बारदाना हमने नहीं देखा। पूरे बारदाने पुराने और घटिया किस्म के हैं, उसी में हम अपना धान पलटी करते हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि केंद्र में नया बारदाना किसानों को उपलब्ध कराया जाए। शासन से हमको एक चीज़ की कमी है, बारदाने जो आ रहे हैं, हमारा 15-16 तारीख से खरीदी जो चालू हुई है, अभी तक नया बारदाना हमारे नज़र से देखने को भी नहीं मिला है। सब सड़े पड़े पुराने बारदाने लाके दिए हैं, उसी में हम लोग अपना धान पलटी करते हैं और उनके कर्मचारी काटा करते हैं। काटा 40 किलो 600 ग्राम एक बोरी में भर्ती लेते हैं और इसी प्रकार हमारे उकवा सोसाइटी में धान की खरीदी चालू है। हम शासन से बार बार निवेदन करते हैं, शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करते हैं कि वो यहाँ पर हमारे किसानों के हित की बात तो करते हैं, भोपाल में करते हैं, लेकिन उकवा में हम देखते हैं तो उसका हमको शून्य बटा सन्नाटा दिखता है। यहाँ हम चाहते हैं कि नया बारदाना मिले, धान अच्छी क्वालिटी का लें तो धान हमारा नुकसान ना हो। पलटने करने में नुकसान होता है वो किसान का होता है। यहाँ खुले मैदान में धान खरीदी की जाती है, वो धान जो गिरता है ये होता है 25-50 किलो एक किसान का धान नाश होता है, करीब 1000 रुपये का नुकसान होता है, वो नुकसान किसान का होता है। यदि नया बारदाना आ जाए तो हम। वही संस्था के कर्मचारी ने बताया कि राइस मिल के माध्यम से बारदाना हमको प्राप्त हुआ है। इसमें से अच्छे बारदाने किसानों को छांट कर हम लोग दे रहे हैं, बाकी खराब को बांध कर रख देंगे। हालांकि इसे लेकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि खराब बारदानों को राइस मिल संचालकों को वापस कर दिया जाएगा। इसी तरह का हाल सोनपुरी और बिटली खरीदी केंद्र के भी थे। यहाँ पर भी बारदानों को लेकर किसानों के द्वारा शिकायत की गई है। तो खराब है कि सड़ा हुआ है, क्या है? नहीं, खराब है, क्या है, मिलर का बारदाना कैसा मिलेगा आपको? 1 साल यूज किया हुआ बारदाना खराब तो मिलेगा ही हमें, है ना। अब उसको छाट के किसानों को दिया जा रहा है और किसानों को देने हुआ जो अच्छा बारदाना उसको काटा कर रहे हैं, बाकी खराब है उसको बंडा बाद वापस कर देंगे बारदाना को। अभी तक लगभग 21,000 बारदाने आए, उसमें कितने खराब ऐसे निकले हैं? कुछ का अंदाजे तो 2,500 से 3,000 बारदाना निकल चुका है खराब। अभी और भी ऐसे बारदाने निकलेगा, बंडल अभी रखा हुआ मानेगा।